डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों तक काम कर संविधान का मसौदा तैयार किया गया और संविधान को सर्वसम्मति से मंजूरी दिलवाकर 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया। डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का दिनांक 25 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा समापन दिन नई दिल्ली में आखिरी भाषण हुआ। वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। संविधान समिति के भव्य हॉल में उस वक्त सुई परख सन्नाटा था। सभी गैलरियां ठसाठस भरी हुई थी, फिर भी किसी के सांस लेने की या हाथ पैर हिलाने तक की आवाज नहीं थी। बेहतरीन वुलन सूट पहने, दूर से आकर्षक नजर आते, बीच बीच में लोगों पर नजर डालते एक ही व्यक्ति पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। वह व्यक्ति थे डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब के भाषण की शुरुआत में और अंत में तालियों की जो गड़गड़ाहट हुई उसका वर्णन करना कठिन है। तालियों के रूप में उन पर आदर और सम्मान की बरसात हो रही थी। भाषण के बाद तो हर किसी ने उनसे हाथ मिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा, मेरा मन देश के भविष्य को लेकर चिंतित है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक आजाद देश बनेगा। फिर उस आजादी का क्या होगा? भारत अपनी आजादी को बरकरार रखेगा या फिर से गंवा देगा? मेरे मन में यही विचार पहले आता है। भारत पहले कभी आजाद नहीं था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार उसने अपनी आजादी गंवाई है। क्या एक बार फिर वह अपनी आजादी गंवा बैठेगा? भविष्य के बारे में यही सवाल मुझे बहुत ज्यादा चिंता में डालता है। देश के ही कुछ विश्वासघात करने वाले और बेईमान लोगों के कारण भारत ने अपनी आजादी गंवाई थी। ये वास्तविकता मुझे बेहद बेचैन करती है। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा? इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हुआ हूँ। जातियों और संप्रदायों के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भी भरमार होने वाली है। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक ही चिंताग्रस्त हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपनी सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे अथवा अपनी सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर पक्ष अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आजादी गंवाने का संकट आएगा ही, और इस बार आजादी गंवा बैठे तो वह हमेशा के लिए हाथ से जाएगी। 26 जनवरी 1950 को भारत एक जनतांत्रिक देश बनेगा, अर्थात उस दिन भारत में ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोगों की होगी, लोगों के लिए काम करेगी। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इस जनतांत्रिक संविधान का क्या होगा। उसे महफूज रखने के लिए ये देश समर्थ रहेगा या एक बार फिर वह अपनी आजादी गंवा बैठेगा? मेरे मन में आने वाला ये दूसरा ख्याल भी पहले ख्याल की तरह ही मुझे चिंता में डाल देता है। अन्य देशों की तुलना में भारत को सावधान रहने के इस इशारे पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत में भक्ति का मार्ग अथवा विभूति पूजा अन्य किसी देश की राजनीति की तुलना में सबसे अधिक दिखाई देगी। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा अधपतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग साबित होती है। भारत ने ये जनतांत्रिक पद्धति गंवाई, अब क्या दूसरी बार भी वह उसे गंवाने वाला है? मैं नहीं जानता, लेकिन लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना के पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। जॉन स्टुअर्ट मिल की दी हुई चेतावनी को ध्यान में रखना होगा। उनकी राय में व्यक्ति भले कितना भी महान हो, लोगों को अपनी स्वतंत्रता उसके चरणों में अर्पण नहीं करनी चाहिए। साथ ही उस पर इतना विश्वास न करे कि वह प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल लोगों की संस्थाएं ध्वस्त करने के लिए करे। तीसरी बात, केवल राजनीतिक जनतंत्र पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए। अपने राजनीतिक जनतंत्र का हमें सामाजिक जनतंत्र में परिवर्तन करा लेना ही चाहिए। राजनीतिक जनतंत्र की जड़ में अगर सामाजिक जनतंत्र की ताकत न हो तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। भारत में जातियां हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। पहली बात, वे सामाजिक जीवन में फूट डालती हैं।
जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे जातियों के बीच आपसी तिरस्कार, कटुता और द्वेष की भावना निर्माण करती हैं। हमें अगर वास्तव में राष्ट्र बनना है तो इन सभी मुश्किलों से पार पाना होगा। इस देश में राजनीतिक सत्ता केवल मुट्ठी भर लोगों की बबौती या मिल्कियत भर रह गई है। ज्यादातर लोग केवल बोझ ढोने वाले प्राणी ही नहीं, वरन शिकार बनकर रह गए हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इससे वे न केवल विकास के मौकों से बल्कि मानवीय जीवन का महत्व जानने से भी वंचित रहने वाले हैं। इतना उनका अधःपतन हुआ है। अस्पृश्य लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से, अपने ऊपर चलाई जाने वाली हुकूमत से ऊब गए हैं। खुद ही राज चलाने को वे आतुर हो गए हैं। अस्पृश्य वर्ग में निर्माण हुई इन तीव्र भावना को वर्ग संघर्ष और वर्ग युद्ध बनने तक बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसका असर विभाजन में हो सकता है। वह निश्चित रूप से विनाशकारी दिन होगा। इस आजादी के साथ हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आई हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आजादी के कारण अब किसी बुरी बात के लिए हम अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। इसके बाद अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए अपने अलावा किसी और को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। अनुचित प्रसंग होने का बड़ा खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे लोग भी नई नई विचारधाराओं को टटोल रहे हैं। लोगों के राज से अब वे ऊब रहे हैं। अब वे लोगों के लिए राज चाहते हैं। राज लोगों का, लोगों द्वारा चुना हुआ है अथवा नहीं, इसकी चिंता अब वे नहीं करेंगे। जिस संविधान में हम लोगों का, लोगों के लिए चुने शासन के तत्व का जतन कर रहे हैं, उसे अगर सुरक्षित रखना हो तो अपनी राह में क्या अड़चने हैं, इसे पहचानना होगा, जिससे कि लोग लोगों द्वारा चुने गए राज्य से लोगों के लिए राज्य की ओर मुड़ेंगे। इस दिशा में आगे बढ़ने में हमें कमजोर नहीं पड़ना है। देश की सेवा करने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा अगर होगा तो मुझे पता नहीं है।